students, welcome to my channel Chemo Point, and I hope you all guys like my previous video. And if you had not watched, the link is in the description. Go and watch it. In this video, I will going to tell you about the syllabus of physics of class 10. But before starting it, I had mentioned in my previous video in the comment section that by mistake I had skipped one chapter of chemistry, electrolysis. Which is very important for your board examination, and it contains more than 10 marks in the board exam. So first I will tell you the chemistry of chapter electrolysis, then I will switch on to physics syllabus class 10 ICSE board. So now let's begin. First chapter of chemistry, last chapter of chemistry, class 10, electrolysis. Electrolysis, what do you mean by electrolysis? Electrolysis मतलब क्या होता है, हमें पहले ये समझना होगा. Electrolysis मतलब होता है कि chemical decomposition of compound by using direct current. लेकिन अब chemical decomposition of compound का मतलब क्या हो गया कि एक कंपाउंड है, उसको मैं डिकम्पोज किया, उसको तोड़ा, डिकम्पोज किया, और कैसे डिकम्पोज किया, कौन सा करंट हमें यूज किया, डायरेक्ट करंट, जो चेंज ना हो. क्योंकि जो आपके घरों में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो चेंज होता रहता है. डायरेक्ट करंट कभी चेंज नहीं होता है. खैर वो तो बात की बात है. मैं इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट. ठीक है. अब होता है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलिसिस में होता है इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जब कंपाउंड डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि वो करंट को पास होने देता है. इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कहें सीधी भाषा में तो एक कंडक्टर होता है. हाँ, एक कंडक्टर होता है. अब कंडक्टर तो सर आप कहेंगे कि सर कंडक्टर तो रॉड हो गया. नहीं, कंडक्टर क्या हो गया, वो दूसरा कंडक्टर होता है. वो बात की बात, जब हम पढ़ेंगे समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट वाला कंडक्टर नहीं है, जो पाइप वाला कंडक्टर वो वाला कंडक्टर नहीं है, ये दूसरा टाइप का कंडक्टर होता है. और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि हाँ करंट को करता है आओ पास करने के लिए. ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है. अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो करंट को पास कर रहे सारे से वो स्ट्रॉन्ग, जो नहीं करे वो वीक. अब ये बात की बात है, जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे. ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे तब हम आपको बताएंगे. फिर इलेक्ट्रोलिसिस में आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर आपका आता है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जब पढ़ेंगे तो समझेंगे. छोटा मैं बता देता हूँ कि आयनाइजेशन मतलब क्या होता है कि उसमें पहले आयन बनाते हैं, फिर इन दोनों का बॉन्ड जो है, जो फोर्स लगा होता है उनके बीच, उसको हम लोग तोड़ते हैं. और डिसोसिएशन में क्या होता है कि हम उसमें जो आयन होता है वो ऑलरेडी बना होता है, वहां पे आयन बना होता है. जैसे डिसोसिएशन में ले ले NaCl, तो Na+Cl-, तो दोनों आयन है लेकिन फ्री नहीं है. क्या नहीं है, फ्री नहीं है. तो फ्री कैसे करेंगे, उनके बीच के बॉन्ड, उनके बीच को फोर्स को हम तोड़ेंगे, तभी वो फ्री या फिर मोबाइल आयन बनेंगे. तो हम बात की बात है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे. फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 9th में कि ढेर सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, कि नीचे उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है. लेकिन जब हम यहाँ पे बोर्ड में पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर तो आपको हम केमिकल सीरीज भी बताएंगे यहाँ पे लिख के. तो अभी तो वैसे कंटेंट बता रहा हूँ आपको. फिर आपका आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड. फिर आपका दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. आई रिपीट, एसिडिफाइड वाटर व्हाइल यूजिंग प्लैटिनियम एनोड. ठीक है. फिर आपका आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट व्हाइल यूजिंग प्लैटिनियम एनोड. फिर आपका आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट व्हाइल यूजिंग कॉपर कैथोड. ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. अगर आपने ये जो मैंने भी बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट वाला, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तब इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये इस पे बेस होता है. ठीक है. तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे. तो इतना था आपकी इलेक्ट्रोलिसिस में. इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपके सिलेबस में है. ठीक है. तो आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तक है इलेक्ट्रोलिसिस में. तो इलेक्ट्रोलिसिस में इतना ही था. अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्लास 10 ICSE बोर्ड.
देखिए जो आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे, ये फिजिक्स सिलेबस क्लास 10th है, ठीक है। आपके 11 चैप्टर्स है फिजिक्स के सिलेबस में, आपके में 11 चैप्टर्स है। कंसाइज की बुक में 12 है या फिर 13 है। क्यों 13 है या 12 है मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ये है फोर्स, ठीक है। फोर्स आपने पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ेगा फोर्स का। फोर्स में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कपल फोर्स। कपल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके पहले आप पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। आई रिपीट, फोर्स में आप पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, बात एक ही, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। फिर आपका आएगा फोर्स में कपल फोर्स, और फिर आपका आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, तो ये आपका आएगा फोर्स में। फिर फोर्स के आगे सेकंड यूनिट में आएगा यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। फिर आपका आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर आपका आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर एक चीज और आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जब फोर्स के सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन, फिर आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर आपको मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ कंटेंट या फिर चैप्टर्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स आपकी क्लास 10 में होंगे। सेकेंड आता है वर्क पावर एनर्जी। ये चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनिट बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। यूनिट मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस चैप्टर से आपकी यूनिट बताती है, यूनिट्स पूछी जाती है, यूनिट, वर्क की यूनिट, पावर की यूनिट, एनर्जी की यूनिट, तो उसके अंदर ढेर सारी यूनिट होती है। तो ये जो होता है यूनिट होता है, ठीक है। इसमें आपकी सारे यूनिट्स हैं। हाँ, एनर्जी में आपका एक पार्ट आता है जहां पर ढेर सारी तरह की एनर्जियां होती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो ये आप में एनर्जी में टॉपिक आता है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अगर हमें साउंड एनर्जी को जो बोलते हैं, अगर आपको पूछेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसका एक एग्जांपल दीजिए, तो आपको उसका एग्जांपल देना पड़ेगा। ये हमारे क्लास 10 जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें भी आया था और पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया कि एनर्जी में जो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके एग्जाम्पल, आई रिपीट, उसके एग्जाम्पल जरूर से जरूर 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 देखिएगा, ठीक है। अब आपका आता है मशीन। इसमें और भी चीजें हैं लेकिन मैं भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो है। फिर वर्क पावर एनर्जी में कॉस थीटा भी टाइप का आता है, जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, तो अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फिर आपका आता है मशीन। मशीन में आपका आएगा, मशीन क्या होती है? मशीन में मेन आता है आपका लीवर, लीवर और पुली, ठीक है। आपकी मशीन में यही दो चीजें, लीवर और पुली। इस साल सिलेबस में भी पहले शायद सिलेबस चेंज था, अब वही अब चेंज हो गया। पहले सिलेबस दूसरा था, अब चेंज हो गया है। तो आपकी मशीन में लीवर है, पुली है, ठीक है। लीवर आपके 3 तरह के लीवर था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीवर वाले में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मशीन में क्या होता है, लीवर में 10 ईयर्स में क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, जाकर देख लीजिएगा 10 ईयर्स में, आप 20 साल के, इस साल भी आएगा कि आपको एक लीवर दे देगा, ठीक है। अब आपको बताना होगा कि यहाँ पे लोड कहाँ लग रहा है, एफर्ट कहाँ लग रहा है, या फिर आपको ये बताना रहेगा कि कौन से क्लास का लीवर है, ठीक है। एक डायग्राम दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कौन से क्लास का लीवर है। तो ये आपकी बुक में जब लीवर चैप्टर है, सॉरी लीवर टॉपिक है, तो आप जब उसमें देखेंगे तो उसके सारे एग्जाम्पल्स, आई रिपीट, सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। फिर आपका आता है मशीन में सेकंड पॉइंट पुली आता है। पुली में सिंगल फिक्स पुली आता है, ठीक है। फिर आपको आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, या फिर जब हम पढ़ाएंगे तो फिर बोर्ड वॉचेस देखिएगा, क्योंकि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है रिफ्लेक्शन। हाँ, अभी मैंने शुरू में कहा था कि कंसाइज में 12 चैप्टर्स हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि कंसाइज में रिफ्लेक्शन को 2 चैप्टर से बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले में प्रिज्म है, दूसरे में लेंस है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ, तो दोनों एक ही पार्ट में आते हैं। वो अलग अलग बुक का मटेरियल होता है कि कौन कितने में डिवाइड कर दे हर चीज को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में आपका आएगा रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर जो लाइट होती है डेंसर टू रेयर जाती है, रेयर टू डेंसर कैसे जाती है। आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका आएगा क्रिटिकल एंगल, आई रिपीट, क्रिटिकल एंगल एंड
द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई रिपीट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर रिफ्लेक्शन में दो चीजें होती है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। एक पहला होता है प्रिज्म, दूसरा लेंस। आई रिपीट, प्रिज्म, लेंस। प्रिज्म में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है तो 90 60 इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। वो जब हम पढ़ेंगे समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चन प्रिज्म में। और लेंस में आपका रे डायग्राम बनाने को आएगा कि ऑब्जेक्ट हम बता देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको डायग्राम उसमें लेंस में बनाना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा जब आप पढ़ेंगे। फिर आपका आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में एक वाइट कलर होता है, एक वाइट लाइट होती है जो जाके प्रिज्म से प्रिज्म में पड़ती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है, जिसका कलर हम बोलते हैं विद ब्यूर, ठीक है। फिर आपके स्पेक्ट्रम में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। उसमें आपके 6 तरह के रेज होते हैं, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आता है आपका विजिबल लाइट। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि हम लोग अपनी आंखों से हर तरह की लाइट नहीं देख सकते हैं। जो लाइट पॉसिबल होती है, ठीक है, जो लाइट पॉसिबल होती है, जो लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 से 800 nm होती है, वही लाइट हम लोग दे सकते हैं। 400 to 800 nm की वेवलेंथ वाली लाइट ही सिर्फ हम दे सकते हैं। उसके अंदर पहले की जो वेवलेंथ की लाइट होगी वो हम नहीं देख पाएंगे, और उसके बाद फिर 400 से 800 के पहले जो छोटी छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है जिसे कहते हैं गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। और उसके बाद जो आपकी रेज आती है जो भारी वेवलेंथ की होती है, जो भी मैंने दिखाई देती, वो होती है आपकी इंफ्रा रेडियोवेव्स और माइक्रोवेव्स। जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर गिव रीजन क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से पढ़िएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है साउंड। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, साउंड भी इंपॉर्टेंट है। साउंड में आपका पहले आएगा कि व्हाट इज इको। इको क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इको की। आई रिपीट, इको क्या होता है, कंडीशन फॉर इको क्या होती है। फिर आपका सेकंड पार्ट बनेगा कि इको कैसे यूज होता है, डॉल्फिन से, बैट, सोनार जो होते हैं कैसे इको का यूज करते हैं। फिर आपका सेकंड में आ जाएगा नेचुरल वाइब्रेशन, डैम वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस। ये 4 है ना, नेचुरल, डैम, फोर्स, रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। फिर आपका थर्ड यूनिट में आपका आ जाता है नॉइज, जो बहुत ही इजी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नॉइज, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कि साउंड किसकी सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो आप साउंड के सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहले आपको बताएंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। फिर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है। फिर ओम्स लॉ, फिर ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर, रेजिस्टेंस, फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर क्या होता है। फिर आपको आ जाएगा इसमें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, टोटल इंटरनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। फिर आपका आज की इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड पार्ट में रहेगा कि इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी क्या होती है। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, हम आपको सिर्फ सिलेबस कंटेंट बता रहे हैं, तो हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ कंटेंट बता रहे हैं उसमें है क्या। तो अभी आपको जो बता रहे हैं बाद में पढ़ाएंगे तब हम आपको आएंगे। फिर आपका आता है हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हाउस होल्ड में आपको बताता है कि हाउस होल्ड ऐसा चैप्टर जो आप खुद अपने घरों में देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आपको लैब जाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। हाउस होल्ड बहुत ईजी चैप्टर है। हाउस होल्ड में क्या है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको घरों में। आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी घर के बैकग्राउंड में जनरेट हो रही है या गली के बाहर जनरेट हो रही है? नहीं, रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मिलती तो यहाँ पे है, लेकिन कहाँ बनती है, कहाँ जनरेट होती है? शहर के एकदम दूर जाके कहीं जहाँ पे कोई घर ना हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है। फिर वहां से यहाँ तक आने में जो प्रोसेस होता है, कहाँ कितना वोल्टेज अप हुआ, कहाँ डाउन हुआ, तो वो इसमें बताया गया है।
फिर आपका आता है हाउस होल्ड में स्विच, जो आप प्लग है, स्विच है, स्विच आपने देखा होगा। फिर आपका उसमें आता है सॉकेट आता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का मेन माफ कीजिएगा, हाउस होल्ड सर्किट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है फ्यूज। इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं आपके फ्यूज। ये बहुत फ्यूज जो हाउस होल्ड सर्किट में जो फ्यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके फ्यूज में 3 तरह के जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 3 तरह के वायर आते हैं, लाइफ, न्यूट्रल एंड अर्थ। ठीक है, फिर अर्थ फायर आपको सभी को पता होगा, बड़ी नॉर्मल बात है कि अर्थ फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए होता है। तो जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको इसमें हर चीज़ नहीं बता सकता कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये, उसमें आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकता। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक है, ऑसवर्ड एक्सपेरिमेंट है, फिर आपका लेफ्ट हैंड रूल आता है, फिर राइट हैंड रूल आता है, फिर फैराडेज लॉ आता है। तो ये फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, डायग्रामेटिक। कौन सा? डायग्रामेटिक, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका आगे जाके जब पढ़ेंगे तो टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को डाउन कर देता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमेट्री का चैप्टर जो आपके न्यूमेरिकल माफ कीजिएगा, कैलोरीमेट्री जो चैप्टर है, कैलोरीमेट्री चैप्टर है, इसमें जो इससे थ्योरी पार्ट तो बहुत कम आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है बहुत ज्यादा। और न्यूमेरिकल कम से कम 5 मार्क्स का सेक्शन बी में आना ही आना है, कंपलसरी है सेक्शन बी में कैलोरीमेट्री। आप उठा के क्या नहीं है 20 साल से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल आना ही आना है। मेरे मित्र ने भी आया था, प्रीवियस में भी आया था, बोर्ड में भी आया था, हर कैलोरीमेट्री तो खैर कंपलसरी आना। आप कैलोरीमेट्री नहीं लगा के जाएंगे तो बहुत फिर नुकसान होने वाला है। तो कैलोरीमेट्री से न्यूमेरिकल बेस है। कैलोरीमेट्री में आपके हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट फ्यूजन। तो जो आपका ये कैलोरीमेट्री जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखिएगा, मैंने अभी न्यूमेरिकल की बात नहीं करी है, लेकिन फोर्स में, वर्क पावर एनर्जी में, मशीन में, रिफ्लेक्शन में, साउंड में, इलेक्ट्रिसिटी में, हाउस होल्ड में और कैलोरीमेट्री में न्यूमेरिकल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 8 चैप्टर में 11 में से न्यूमेरिकल हैं, वो भी बहुत ज्यादा। तो न्यूमेरिकल अभी नहीं बता रहा हूँ, जब मैं आपको सिर्फ थ्योरी पे बता रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे, थ्योरी समझ में आएगी, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका लास्ट चैप्टर आता है रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान है, और उससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके सेक्शन ए में, कंपलसरी में भी। रेडियोएक्टिविटी में क्या है? आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि 3 तरह की रेज होती है, अल्फा, बीटा, गामा। रिपीट, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, और इसका सोर्स क्या है और यूजेस क्या है इसके। और फिर आपका रेडियोएक्टिविटी में वीडियो पे जाएंगे तो आपका आएगा मेन टॉपिक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ये क्वेश्चन, इससे क्या होता है ना कि जो ये चैप्टर होते हैं वो एक वर्ड के आंसर होते हैं, या फिर 2 लाइन के आंसर होते हैं। तो ये सेक्शन ए में ज्यादा कराते हैं कंपलसरी में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो गया क्लास 10 का ICSE बोर्ड का। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताऊंगा भी, और ये फिजिक्स सिलेबस के बारे में बताऊंगा। चलिए, मेरा फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और स्टूडेंट हैं जो CBSE बोर्ड में हैं, अभी क्लास 10 पे गए हैं। तो मैं जो हूँ, मैं SSC बोर्ड से पढ़ा हूँ, बिशप प्रोफेसर स्कूल एंड कॉलेज। तो मेरा तो SSC बोर्ड था, लेकिन मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर आप क्लास 10 का CBSE बोर्ड का भी बताइए। तो मैं उनसे कहूँगा कि कहना चाहता हूँ कि मैंने बुक ली है अपने फ्रेंड से CBSE बोर्ड की क्लास 10 की, और मैं उसे पढ़ रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा, उसका सिलेबस बताऊँगा। और ध्यान सुनिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करूंगा पढ़ाना, और वो है पीरियोडिक टेबल, जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। क्योंकि उसमें मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, और ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए सिलेबस तो हो गया है, मैथ्स का सिलेबस है तो वो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा नोट्स यूट्यूब पे, या तो मैं उसके लिए जल्दी से एक वीडियो बना लूंगा 5 मिनट का, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स लिख दूंगा मैं, एक चैप्टर्स करूंगा। मैथ्स तो आप लगाएंगे तभी आप समझेंगे, मैथ्स में तो कोई फिजिक्स साइंस है नहीं कि अंदर से कंटेंट बताइए क्या क्या है, तो वो तो आपको जब चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको पता रहेगा। मतलब अगली वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूँ, प्लीज हमसे कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।